तो ध्यान दो सब बच्चे, तो ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण, इसको संधि विच्छेद करो क्या हो जाएगा, गुरुत्व प्लस आकर्षण। आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव, तो ये फोर्स ऐसा है जो अट्रैक्टिव नेचर में होता है। ग्रेविटेशन इज सच काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बस और कुछ नहीं इसके बाद। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होगा, जब भी वो कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव नेचर फोर्स होगा। ग्रेविटेशन फोर्स होता किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मास की वजह से। किसकी वजह से, मास की वजह से। तो इसके बारे में कल आपको थोड़ा बहुत हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे इसके अंदर, जो मैंने बताया था ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था ग्रेविटेशन इज ऑलवेज ड्यू टू मास। सेकेंड पॉइंट क्या बोले थे, अट्रैक्टिव इन नेचर, कैसा आपका है। थर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्थ, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है। अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर सबसे अगर कमजोर बल पूरा कहीं लगता है, दैट इज ग्रेविटेशन, बहुत वीकेस्ट फोर्स। लेकिन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता ही होगा, किसी पार्टिकल तक को, एयर पार्टिकल तक को उसके एटमोस्फेयर से बाहर जाने नहीं देता है। अगर मैंने बोला कि अर्थ के आसपास एटमोस्फेयर है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर मान लो आपका अर्थ है तो उसका एटमोस्फेयर, मान लो ये रहा एटमोस्फेयर, तो मैंने बोला इसमें ट्रैप होते सारे एयर पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने गैस है, क्या एटमोस्फेयर में ट्रैप है कि नहीं है। क्यों ट्रैप है, क्योंकि चाहते हैं कि हम इस एटमोस्फेयर क्रॉस कर जाएं, बट हमारे अर्थ के पास कौन सा नेचर है, ग्रेविटी नेचर। उस ग्रेविटी की वजह से उस पार्टिकल को, गैस को कहीं बाहर जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका अर्थ के आसपास कैसा है, आपका एटमोस्फेयर चमका। वही मून के पास क्यों नहीं, बिकॉज मून के पास वीकेस्ट ग्रेविटी 1/6। कितना था, 1/6। 1/6 है वैल्यू है ऑफ जी, कहां पे, मून पे। ठीक है, आए बात में। इतनी सारी बातें हम कल क्लास में डिस्कस किए थे। एक और पॉइंट था हमारा कि टाइड्स जो आपका जनरेट होता है अर्थ के ऊपर, लहर बनना, समुद्र में जो लहरें आती है ना, किसकी वजह से आती है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। अर्थ किसको खींचता है, आपका मून को। मून किसको खींचेगा, बट अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, इसे खींच नहीं पाता है। लेकिन वो अर्थ को ना खींचकर उसके अंदर पार्टिकल खींचता है, जैसे आपका वाटर। तो वाटर खींचता है, कैसा होता है, आपका टाइड जनरेट करता है। लाइक मून समझ लो, यहाँ पे दिस इज मून, तो यहाँ पे जो आपका एयर पार्टिकल होगा, सॉरी वाटर पार्टिकल ऐसे ऊपर गया आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइड जनरेट होगा। समझे, आए बात समझ में। तो ग्रेविटेशन ड्यू टू मास, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर किसी के पास मास है तो उसके पास ग्रेविटी फोर्स भी है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, प्रोटॉन क्यों ना हो, न्यूट्रॉन क्यों ना हो, जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ भी मास होना चाहिए बस, तो पक्का आपका ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा ही करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स बिकॉज ऑफ ओनली मास। अब ये फोर्स लगता है कैसे, क्यों लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्या आपके पास कुछ मास है कि नहीं है, तुम्हारे बगल में बैठा फ्रेंड तुम पे फोर्स क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है। दोनों के पास मास है बट फोर्स अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, मास वैल्यू बहुत कम है। क्या है, बहुत कम। और ग्रेविटी फोर्स अगर लगेगा सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो कभी आपका रिपल्सिव फोर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ऐसा नहीं कि दूर भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ पास खींचेंगे। इसी वजह से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर न जाकर फिर कहां आता है, बॉल कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसके पास क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। जब तक बॉल के पास तुम्हारे थ्रू दिया गया स्पीड है, जब तक बॉल कहां जाएगा, आपका ऊपर चलता जाएगा। बॉल नीचे कब आएगा, जब टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जैसे टॉप पे वेलोसिटी 0 होगा, बॉल कहां आएगा, सीधे। अब जैसे नीचे किस वजह से नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। समझे ना, ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। तुम्हारा भी दिमाग तुम्हारे जगह पे स्थिर क्यों है शरीर पे, ग्रेविटी की वजह से। अब सोचो एक बार कि प्लांट जो है, जाइलम और फोलियम की तरह को पता होगा कि प्लांट्स जो है आपका क्या भेजते हैं, पानी भेजते हैं ऊपर। किसके अगेंस्ट भेजते हैं पानी, ग्रेविटी अगेंस्ट। ग्रेविटी कहां खींच रहा है पानी को, बड़ो प्लांट में पानी कहां जा रहा है, बिकॉज ऑफ मतलब ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पे। और अगर बात करें ग्रेविटी को यहाँ पे, तो
ऐसे बहुत सारे काइंड्स अब यहाँ पे है फोर्स तो ग्रेविटी के अलावा भी काम करते हैं। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हुआ चार्ज। अब चार्ज भी यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बात समझना, चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं आप? देखो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। अब ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। दो चार्ज, अगर मान लो चार्ज की बात करें यहाँ पे Q1 और Q2, अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, मान लो d डिस्टेंस पे रखा गया है, तो दोनों आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, है ना। डिपेंड्स कि प्लस प्लस है कि प्लस माइनस है या माइनस माइनस है। सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, और डिफरेंट रहा तो अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन बस नहीं डिफरेंस आपका है, यहाँ पे दोनों अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों काम करता है, जब ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहाँ रिपल्शन नाम का कोई चीज है ही नहीं, है ना। अगर ग्रेविटी में रिपल्शन फोर्स होता है, इसका मतलब ये हुआ, ये अर्थ है आपका मान लो, तो एटमोस्फेयर से पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं? तुम भी कहाँ चले जाते हैं? अर्थ से बाहर। रिपल्सिव होता तो, बट अट्रैक्टिव इसका मतलब खींच के तुमको अपनी जमीन पे रखे हुए हैं। तुम जम करते हो, कहाँ आते हो फिर से? क्यों? तुम्हारे बॉडी ने अप्लाई किया फोर्स ऊपर की तरफ, मिला वेलोसिटी। जब तक बॉडी में वेलोसिटी है तब तक ऊपर जंप करोगे, जैसे वेलोसिटी जीरो हुआ कहाँ आएगा? हाँ, डिपेंड्स है तो मास कितना है। मास ज्यादा होगा जल्दी आ जाओगे, मास कम रहा तो थोड़ा टाइम लेके आओगे। जैसे कि बात करें इनर्शिया, आपने सुना होगा, जैसे उस दिन याद करो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनर्शिया में हम, कि एक ग्लास था, एक आपका कार्डबोर्ड था, उस पर 1 रुपीज कॉइन रखे थे। हम बहुत ट्राई किए तो कार्डबोर्ड के साथ साथ कॉइन बाहर आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बिकॉज ऑफ इनर्शिया मतलब मास, इनर्शिया मतलब मास। जितना ज्यादा मास होगा ना, उतना आपका ग्रेविटी पुल ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ग्रेविटी पुल हो सीधे कहाँ जाएगा वो? नीचे। अगर मान लो अपने लाइक सपोज ग्रेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल रख दिया ऐसे, खींचेंगे तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा? इनर्शिया क्या बोलता है बताना? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो, मोशन में है तो, अब अगर मैंने ऐसे खींचा तो पार्टिकल जो यहाँ पे था वो कैसा? रेस्ट में था ना, कहाँ गिरना चाहिए उसको? बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसका मास क्या है? बहुत ही, तो मास कम होने से ग्रेविटी पुल भी कम लगेगा, जिसकी वजह से वो बुक के साथ आगे खींचा जाएगा। बात समझे? अब अगर मोबाइल रख दे, अब अगर खींचेंगे तो मेरी गारंटी है कि कभी हमारा हाथ साथ में नहीं आएगा, सीधे हाथ पे गिरेगा नीचे। इसका मास क्या हो गया? बढ़ गया। बट ये रिस्क ले नहीं पाएंगे, मेरे पास एक ही मोबाइल है, ठीक है। कल को एक्सपेरिमेंट बताने के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे। आए बात समझ में? तो अगर तुम घर पे ऐसा करते हो ज्यादा मास के साथ, तो एग्जैक्टली जो पोजीशन दिख रहा है ना, सीधे यही पे गिरेगा। अब बुक कहाँ जाएगा? आगे। बट इसको थोड़ा सा एक लाइटर पार्टिकल ले लो, लाइक पेन की बात कर, देखो पेन बहुत ही हल्का होता है, हम बहुत ही भी स्पीड दे नोटबुक को तो ये साथ में आगे आने का ट्राई करेगा। देखो स्पीड बढ़ाए तो शायद वहां पे आ जाएगा। देखो ऐसे किसी इनर्शिया खींच रहे ना, इसमें वेलोसिटी आए बट इसमें वेलोसिटी नहीं आएगा। इनर्शिया क्या बोलता है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो, अगर हम इसको आगे खींचते हैं तो चांसेस ये है कि साथ आ जाएगा, स्पीड बढ़ा देंगे, कहाँ गिर जाएगा? तो मान लो पहले स्पीड कम रखते हैं, ठीक है, देखो कहाँ आ रहा है? साथ आ रहा है। अब तेज करेंगे तो वहीं रहेगा। आए बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन इज सेम काइंड ऑफ चैप्टर। दोनों एक ही जैसा पढ़ना हम लोगों को। क्यों पढ़ना है कि जैसा? बात समझना कैसे बोलते हैं हम। दोनों डिफरेंस बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, हम यहाँ सिर्फ मास के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव और वेल एज रिपल्सिव, और यहाँ जो लगेगा सिर्फ, यहाँ फोर्स का जो वैल्यू होगा निकालने का तरीका सेम होगा, यहाँ भी सेम वैसा ही होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, मान लो चार्ज Q1 रेस्ट पे है, सेकेंड चार्ज यहाँ पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा और रेस्ट पे रहकर अदर चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो अदर वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है
ये निकालने के तरीके को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है कि दो मास अगर कांटेक्ट में आया और जितना पास आएगा तो फोर्स ज्यादा कम, ज्यादा कम। अरे तुम अर्थ के पास ऐसे बैठे हो, तुरंत खींच लेगा। ऐसे तुम 5 किलोमीटर पर, तो क्या होगा, थोड़ा दूर रहोगे ना, तो फोर्स क्या होगा, कम जाएगा। जितना तुम पास रहोगे ऑब्जेक्ट के, फोर्स बढ़ेगा मैग्नीट्यूड, और जितना तुम दूर रहोगे फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये हो कि तुम्हारा अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा। आए बस समझ में क्या बोला जा रहा है नाउ। तो ग्रेविटेशन के लिए ऐसा बोला गया, बोला कि मान लो दो मास है m1 एंड m2। बेसिक बातें हम बता चुके पहले से ही। अब थोड़ा सा बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। ने बोला कि दो ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों के बीच में कुछ गैप है। तो मैंने बोला कि दो मास है आपका m1 एंड m2, दोनों के बीच मान लो d डिस्टेंस यहां पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्रेविटेशन में फोर्स किसकी वजह से लगता है, सिर्फ मास की वजह से। किसकी वजह से? तो मैंने बोला मास इसके पास m1 m2 है तो फोर्स लग रहा होगा। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बोला गया, न्यूटन ने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है, बिकॉज दिस द ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन क्या आपका है, लॉ है, याद रखना। लॉ का सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है। यू कैन ओनली डिमोन्स्ट्रेट द लॉ, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से डिमोन्स्ट्रेट किया गया, चेक किया गया कि अगर मान लो डिस्टेंस 2 मीटर पे था ना, तो 1/2 स्क्वायर का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा मुझे। हमने प्रैक्टिकली चीजों किया, डिमोन्स्ट्रेट किया, तो मुझे दिखा कि डी स्क्वायर के लिए फोर रिलेट कर पा रहे हैं, डी क्यूब नहीं कर पा रहे, 1/d नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया, इसका डी स्क्वायर न डी क्यूब है, ठीक है। न्यूटन ने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया इसका, इसे डी स्क्वायर न कि डी क्यूब। तो दोनों को मिलाकर साथ में क्या बन जाएगा बताना, एफ डायरेक्टली टू m1 m2 एंड इनवर्सली टू डी स्क्वायर। अब जब भी आपको साइन दिख जाए ऐसा, प्रोपोर्शनल साइन जिसको बोलते हैं हम लोग, इस साइन को हटाकर एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करना होता है। दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम लोग। बाकी चीज सेम रहेगा। जो कैसे हटाए बात समझना, आप 9th क्लास में हो, आज के बाद से आपको ये चीज हमेशा बार बार दिखेगा। सुनो, आज के बाद से कभी भी साइंस पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, प्रोपोर्शनल साइन दिख जाए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इक्वल टू लेकर आना है, और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट टर्म लेकर आना। इसकी जगह दो टर्म आएगा, इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ कैपिटल जी आए, कहीं कैपिटल के आएगा, कहीं आपका थीटा है, कुछ भी आ सकता है, बट ये दो टर्म आना जरूरी है। क्लियर? ये हटा, इक्वल टू है, कैपिटल जी है, बाकी सेम जैसा था वैसे लिख दो, m1 m2 बाई डी स्क्वायर, क्योंकि इसके जगह पे ये दो आया है ना, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो ये था न्यूटन का एक दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना फोर्स लगना चाहिए उसका कैलकुलेशन था। बाकी चीजें लिखते क्या क्या वैल्यू, देखो बात समझना। कैपिटल जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, जिसका वैल्यू जो आपका होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। जहां m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन, जहां d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंट्रॉइड से उसका, याद रखना इस बात को। हमेशा कभी भी डिस्टेंस ना इसके आउटर पार्ट से मेजरमेंट मत करना, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से मेजरमेंट करना होता है ऑलवेज। क्लास 9th के बच्चों के लिए ऐसे बोलेंगे हम डायरेक्टली कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से, क्लास 9th के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के सेंटर से अगले वाले सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को डी बोलते हैं। क्लियर ना? ये बहुत ही बेसिक तरीका था मुझे समझाने का आपको कि न्यूटन ने क्या ग्रेविटेशन लॉ दिया, क्या बोला गया। न्यूटन को ऐसा लगा कि
दो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ मास होगा तो आपस में फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे मान लो हम धरती माता की बात करते हैं, हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो धरती माता कहाँ खींचती है? नीचे की तरफ। क्यों खींचती है? क्योंकि धरती माता का वेट बहुत ज्यादा, मास बहुत ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट को तुम फेंके हो उसका मास बहुत ही कम है, जल्दी खींच लेगा। समझे बात को? और यहाँ डिस्टेंस भी फैक्टर है। अगर तुमको मान लो मैं ऐसा फेंक दिए, तुम उसके रेंज से बाहर चले गए। रेंज कहने का मतलब ये हुआ उसके फील्ड से बाहर चले गए। न्यूटन का सिंपल सा मतलब था बोलने का कि दो ऑब्जेक्ट जो मास कंटेन करेगा ना तो फोर्स लगेगा लगेगा। एक रेंज की बात करें आप, रेंज मतलब उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं उसको हम लोग। इसलिए कि अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर फेंकोगे ना तो किसी रेंज तक ही नीचे आ पाएगा, उसके फील्ड को क्रॉस कर दोगे तो वापस उसके फील्ड में नहीं आ पाएगा। जैसे हमारा रॉकेट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है? सैटेलाइट अगर जाए तो मून के आसपास रोटेट करे तो अर्थ की ग्रेविटी को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना। सुनो बात को, दिस इज अर्थ, दिस इज मून, ठीक है? ये एक रेंज है अर्थ के लिए, ये एक रेंज है मून के लिए। अगर मुझे सैटेलाइट को लॉन्च करना है यहाँ पे, ठीक है, मुझे मून के पास लेके जाना है सैटेलाइट को, पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा जो रेंज यहाँ पे अर्थ का है ना इसको क्रॉस कर जाए। तो उसको क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एस्केप वेलोसिटी जो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर आवर होता है, पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। एक सेकेंड में इतना स्पीड दो सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर चला जाए एक सेकेंड में। समझ बात को क्या बोलना चाह रहा है ना? मतलब यहां से गाजियाबाद चला जाए एक सेकेंड में चला जाए, और तो उसको हरियाणा जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। कितना लगेगा? 10 सेकेंड में हरियाणा पहुंच जाए। ऐसा मतलब इसका स्पीड होना चाहिए। अगर इस स्पीड तुम फेंकोगे तो शायद रेंज क्रॉस कर जाएगा। इस रेंज को क्रॉस करते ही ये इंडिपेंडेंट हो गया सैटेलाइट। अब इसको मतलब अर्थ से नहीं है, धरती माता को अलविदा कह दिया, बोला जाइए माता, आप निश्चिंत है, मेरा साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये ग्रेविटी अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी बात है कि जैसे तुम दूर चलते जाओगे ना तो जी का जो आपको वैल्यू होता है आपने पढ़ा हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये घटता जाता है। ये क्या होता है? घट कर यहाँ पे टॉप पे 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? खींचने का तरीका बहुत कम हो जाता है। आए बात समझ में ना? अरे फील्ड के बाहर चले गए ना, फील्ड के अंदर तो खींचेगा आपको, फील्ड के बाहर चले गए, खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ये है ना कि अगर यहां से लॉन्च करे, मुझे मून तक लेके जाना है, तो क्या ऐसे फेंक दे डायरेक्ट जा पाएगा? हाँ, क्या हमारे पास इतना फेल या कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा है डायरेक्टली लॉन्च कर दे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस रेंज को क्रॉस करने के लिए हम लोग को घूमना पड़ता है ऐसे, 1 2 3। अब यहां से लॉन्च करेंगे, इधर निकलेगा, यहां स्पीड देंगे, निकलेगा सीधे यहां पहुंचेगा, इसमें एंटर करेगा। इसमें एंटर करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे उसका स्पीड बहुत मिनिमम होना चाहिए। अब तुम सोचो बात को, स्पीड अगर मैक्सिमम रहा तो मून पे जाकर टकराएगा, सीधे क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। जो हमारा मेहनत सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो साइंटिस्ट कितना मेहनत करते होंगे कंट्रोल करना, यहाँ बैठे बैठे। और सैटेलाइट जो भेजे थे इस बार हम, चंद्रयान 3 मेरे नाम का, हम पहले लॉन्च हो चुके थे, तुमको पता है कि नहीं? सब बच्चे मुझे चंद्रयान ही बोलते हैं, चलो बोल ही दो, मेरा नाम चंद्रयान है, लेकिन कोई नहीं, मुझे क्या है। देखो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना होगा आपको। पहली बात, सारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसका है? ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है आपको। हर किसी का अपना ग्रेविटेशन डिफरेंट होगा। क्यों? हर किसी का मास डिफरेंट होगा, सिंपल सी बात है। ये बात समझे? अगर तुम एक प्लेनेट होते तो तुम्हारा ग्रेविटेशन वैल्यू कुछ और होता, समझे? और तुम एक प्लेनेट होते तो तुम्हारा अलग होता वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटेशन डिपेंड करता है मास पे। जितना ज्यादा मास ग्रेविटी फोर्स उतना ही ज्यादा होना चाहिए ना। और जितना कम मास ग्रेविटी फोर्स नहीं कम होना चाहिए। तभी तो ये भी रीजन हो सकता है आपका ना। बात समझो क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे तुमने देखा होगा, अगर मान लो मैंने बोला ऐसा आपको कि वैक्यूम पोर्शन हटा दिया गया, मतलब वैक्यूम पोर्शन रहने दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस रहने दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हाथी को फेंकोगे और एक
पेपर फेंकोगे तो दोनों पहले कौन आएगा? हाथी आएगा। कब? अगर एयर रेजिस्टेंस रहा तब, अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना किया जाए तब। लेकिन इग्नोर करते क्या होगा? दोनों साथ में गिरेगा। हाथी और पेपर दोनों कहां गिरेगा? एक साथ। कब? जब उसको इग्नोर ना किया जाए तब। वैक्यूम को रखा जाए दोनों साथ में गिरेगा। वैक्यूम नहीं है, बात समझना, वैक्यूम है ही नहीं, ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो दोनों साथ में फिर नहीं गिरेगा। मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन पहले गिर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। अब तुम यहाँ पे साइंस से पढ़ते हो कि सर उसको इग्नोर किया जाए तो दोनों साथ में गिरता है। इसका मतलब वो चीज फैक्टर तुम्हें बस पढ़ने के लिए हमारा ना, बट रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी का मास ज्यादा होता है, किसी का मास कम होता है। तो मास तो फैक्टर है ही और अर्थ और मून के बीच में बाकी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी क्या है? कम है, क्योंकि ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का ना, इसके आसपास क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अर्थ क्या करेगा? मून को खींचेगा नहीं खींचेगा? खींचेगा। मास तो ज्यादा, बट डिस्टेंस क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अरे कम डिस्टेंस हो तो जल्दी खींचेगा, ज्यादा डिस्टेंस है तो अर्थ का रेंज तो यही खत्म हो गया। तो बात समझे नहीं? अर्थ का खींचने का रेंज यही खत्म हो गया है। मून तो यहाँ पे खींचेगा जरूर, बट डिस्टेंस ज्यादा होने से खींचने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी खींचेगा, ये भी ऐसा खींचेगा ना, ये भी खींचने का ट्राई करेगा, बट ये भी खींच नहीं पाएगा बिकॉज डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो क्या कर लेगा ये? इसका वाटर पार्टिकल खींच देगा, जिसके उससे क्या आएगा? आपका टाइड्स आएगा। क्लियर? आए बात समझ में? तो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। दो तीन बात ध्यान ये रखो आप लोग कि डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? ऑब्जेक्ट के सेंटर से। मैंने बोला r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, r इक्वल 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस मान लो आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मास आपका 10 kg और इसका मास है मान लो 5 kg। तो दोनों के बीच का फोर्स कितना लग रहा हो? क्या बोला मैंने? कैसे करना है? पहले दोनों को मास को मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया मास मल्टीप्लाई करके? 50। कितना हो गया? जी 50 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर ये रहा, रेडियस इसका 1 मीटर, इसका रेडियस कितना है? 2। कितना हो गया? 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 100। चलो 15 का स्क्वायर लिख ले क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत? 12 ये रहा, मैंने बोला डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। तो 12 और 1 कितना हुआ? 13, और 13 2 कितना हुआ? तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे। कितना हो गया? हाँ जी बोलो। 50 जी बाई 225। तो 25 से कर लो 2 बार में, 25 से कर लो 9 बार में, 2/9 जी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और ये बात सुन लो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या लिखा? ध्यान दो, ये फॉर्मूला ना आपका जी निकालना है ना हम लोग को। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बोलो फोर्स का क्या होता है? जी का निकालना, जी का जी रहने दिए। मास का केजी, इसका भी क्या है? केजी इंटू केजी कितना हो गया? केजी स्क्वायर। और डी मतलब मीटर, मीटर क्या हो गया? स्क्वायर। आपको जी चाहिए ना, तो बाकी को उधर भेजो। क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी से कहा नीचे आएगा, इक्वल टू कैपिटल जी हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना? कैसे बोले? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। चमका? आए बात समझ में? तो ये जो फोर्स निकालना सिखाया, किसके बीच में निकालना सिखाया? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर मान लो ऑब्जेक्ट 3 कर ले, कोई दिक्कत है क्या? तो पहले तुम लोग सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सब बच्चे यहाँ पे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना है क्वेश्चन का। सारा क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और ये ऑब्जेक्ट है 2000 ग्राम का। इसका यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है आपका मान लो 20 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस आपका है मान लो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना है फोर्स कितना होगा। मैंने बोला था फोर्स जो वैल्यू होता है कैपिटल जी, दोनों मास को मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस को स्क्वायर करके डिवाइड करो, आंसर होगा। कैसे बोलना है? दोनों मास को मल्टीप्लाई और डिस्टेंस को स्क्वायर करके डिवाइड, इतना ही बोलना है ना। दोबारा बोलो कैसे बोलना है? दोनों मास को मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर करके डिवाइड, इतना ही करना है। लेकिन मास हमेशा केजी में होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए। क्या बोला मैंने? मास हमेशा
केजी में और डिस्टेंस हमेशा मीटर में। तो पहली बात तो ये आपका 200 सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 मीटर के बराबर हो गया। अरे बोलो 2000 ग्राम कितना हो गया, 2 केजी के बराबर हो गया। और 100 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 मीटर के बराबर हो गया क्या। तो बताओ सब बच्चे, मास कितना हो गया 4, 2 इंटू 2। डिस्टेंस कितना, यहां से लेकर यहां तक था 2 मीटर, अब प्लस 1 मीटर कितना हो गया, बताओ कितना आंसर हो गया, 4 जी बाई 9 न्यूटन आंसर हो गया। चमका, हमेशा मास किस पे होना चाहिए, केजी में, डिस्टेंस बस इतना ही लिखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या जरूरी है हमेशा आपको 2 ही मास मिले, ऐसा फिक्स है क्या। हम 3 कर दे तो 3 मास कर दे तो क्वेश्चन कैसा आएगा। अब 3 कर ले 5 कर ले उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है हमेशा कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना मास फोर्स लग रहा हो। लाइक सपोज करो अर्थ यहां पे, मून यहां पे, उसकी वजह तुम फंस गए कहीं पे, मान लो तुम क्या हो गए, बीच में फंस गए कहीं पे, अर्थ और मून की वजह तुम हो। अब तुम बहुत ही करीब हो, मान, इसका मतलब ये हुआ तुम पे अर्थ भी फोर्स अप्लाई कर रहा अपनी तरफ, अब मून भी खींच रहा तुमको, तो तुम क्या होगा, तुम टूटकर अलग हो जाओगे। आधा पैर जाएगा उस तरफ, आधा पैर जाएगा, बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ। मेरा क्वेश्चन है कितना फोर्स मून अप्लाई कर रहा है, कितना फोर्स आप पे अर्थ अप्लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन मेरा। इसका मतलब क्या करेंगे, अर्थ पे, अर्थ की वजह से तुम्हारा फोर्स कितना वो निकाल लेंगे, मून की वजह से तुम्हारा फोर्स कितना वो निकाल लेंगे, और दोनों में क्या कर लेंगे आपस में, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, लाइक F1 और F2, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F1 प्लस F2, कोई दिक्कत। अगर 2 फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, F1 F2 क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना, F1 माइनस, ये कैसे पता, F2 माइनस F1 क्यों नहीं होगा, बात समझना क्यों बोलने जा रहे हैं। यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है, बट मेन कॉन्सेप्ट ये ज्यादा वाला माइनस कम वाला। क्या बोला आपको, क्योंकि बात समझो, सुनो बात को। अगर मैंने बोला कि 8 न्यूटन राइट में है और 6 न्यूटन लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, राइट में मूव करेगा, कितने न्यूटन से। अब मैंने बोला 8 न्यूटन लेफ्ट में है, 6 न्यूटन राइट में, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, कितने न्यूटन से। जिधर ज्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता है, चमका। तो क्या बोलना है, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, ये बोलना है, ये मत बोलना F1 माइनस F2 के F2 माइनस F1, आपको बोलना है ज्यादा वाला माइनस कम वाला। क्लियर, ये सब बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा ना। अगर कुछ फोर्स एंगल के साथ हो, अब क्या करें, एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे, मान लो कोई भी एंगल है, यहां स्पेसिफिक 90 दे दिया मैं, कोई भी एंगल है, तो नेट फोर्स जो निकालेंगे इसका फॉर्मूला लिख लो सब बच्चे, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा, जहां cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, और cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है। सब बच्चे इसको लिख ले फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, एंड cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। इतना पोर्शन फटाफट कर लें, क्योंकि ये चीजें बार बार वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ाएंगे, सब जगह पढ़ाएंगे, तो सब कुछ आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। मैंने बोला कि मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका है 1 केजी का, 1 मीटर पे, कितने मीटर पे, 1 मीटर पे। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका है 2 केजी का, 2 मीटर पे, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट आपका 3 केजी का, कितने मीटर पे, अरे बोलो कितने मीटर पे। ऐसे करते करते लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है 10 केजी का, कितने मीटर पे। तो इसके भी जो डॉट का मतलब ये हुआ ना, डॉट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगला 4 केजी का 4 मीटर पे 5 केजी का, ऐसे करते 10 केजी तक रखा हुआ।
तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 kg। तो सब मिलके अप्लाई कर रहे होंगे। ये अलग बात है कि 10 kg वाला कम फोर्स अप्लाई करेगा शायद डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, 1 kg वाला कम डिस्टेंस शायद ज्यादा फोर्स अप्लाई करे, बट डिस्टेंस कम तो बट मास कम हो गया। यहां मास ज्यादा है और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। चमका एक पार्ट हम करके दिखा दे रहे हैं, बाकी पार्ट खुद करना है खुद से। सबका नाम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 kg की वजह से फोर्स का नाम किया F1, 2 kg फोर्स का नाम किया हम लोग F2, और 3 kg की वजह से F3, और 10 kg की वजह से F10। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स कहां लगता है, अंदर की बाहर? कहां लगेगा? बाहर नहीं लगेगा ना। मतलब ये दोनों फोर्स, ये इधर अप्लाई कर रहा होगा और ये भी इधर अप्लाई कर रहा होगा। अरे बोलो कोई दिक्कत? सुना, तो फाइंड द फोर्स ऑन 1 kg, जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको। तो ये अट्रैक्टिव कहां खींच रहा है, राइट की लेफ्ट? ये अगर ट्रैक करे कहां खींचेगा? अब तुमको मैं ट्रैक कर, तुम कहां आओगे, मेरे पास आओगे, मेरे दूर जाओगे? पास आओगे। और ट्रैक कौन कर रहा है, पीला वाला कि व्हाइट वाला? किसको कर रहा है, व्हाइट वाले को। तो पीला वाला कहां खींचेगा, राइट की तरफ। तो नेट फोर्स 1 kg का 1 kg पे कहां लग रहा होगा, राइट की तरफ। कहां लग रहा होगा? 2 kg भी कहां अप्लाई कर रहा होगा? तो सारा फोर्स किधर लग रहा है, राइट की तरफ। सारा कहां लग रहा है? इसका मतलब सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में है क्या? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अरे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 F10। तो हमारा काम क्या? हमारा काम है कि सबको अलग अलग करके निकाल ले, और निकाल के यहाँ पुट कर ले, और पुट करके ऐड कर दे। इतना ही करना ना। फिर काम करते हैं, निकाल लेते हैं। बताओ सब बच्चे, F1 क्या? मैंने क्या बोला? G लिख लो, पहले G लिख लो। दोनों मास को मल्टीप्लाई करो और डिस्टेंस को स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करना है? डिस्टेंस को स्क्वायर करके डिवाइड करना। करो, मास को मल्टीप्लाई करो। तो G हो गया 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 इंटू 1, नीचे 1 का स्क्वायर, ये सब मर गया, कितना बचा? G। F1 कितना आया बताना सब बच्चे, कितना आया? G, है ना। चलो F2 बताना कितना आएगा। क्या बोला मैंने कि दोनों मल्टीप्लाई करो और डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड करो। तो दोनों मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? 1 इंटू 2, नीचे नीचे कितना हो गया आपका? 2 का एक 2 मर गया, क्या आएगा? G बाई 2। कितना आ गया? G बाई। अगला बोलो F3 कितना होगा, सब बच्चे बोलना। G इंटू 1 इंटू 3 बाई 3 का स्क्वायर, एक 3 मर गया, कितना है? G बाई। अरे ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। देखो, क्या F1 को G बाई 1 बोल दे क्या? F2 को G बाई 2 बोल दे क्या? F3 G बाई 3 बोल दे क्या? F4 कितना होगा? G बाई। तो F10 क्या होगा? G बाई। चमका नहीं चमका? तो सिंपल है क्या फॉर्मेट? क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने ऐसे बनाया है ताकि सॉल्व हो जाए तुमसे, ऐसे ही क्या? अच्छा, तो ये हो गया हमारा कैसे सोल्यूशन। ये हो गया G, ये प्लस G बाई 2, ये आपका G बाई 3 डॉट 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 G बाई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्वेश्चन में बस एडिशन करने आना चाहिए। तो क्या करेंगे? F नेट इज इक्वल टू बोलेंगे, G कॉमन कर लिया। G क्या किया हमने? G कॉमन किया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 1 बाई 2। अगर इसको समेशन करने आता, समेशन करो, आंसर निकालो, इज द फाइनल आंसर। चमका नहीं चमका? देख लो, एल शेप है, एल शेप है, ये 2 मीटर का, और ये भी, ये रखा है 4 kg का ऑब्जेक्ट। कितने kg का? ये रखा है 5 kg। कितने kg का? ये भी कितने kg का? फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg। क्लियर? स्क्वायर है, क्या आपका है? स्क्वायर है। सेंटर पे आपका 1 kg, सेंटर पे कितना है? अब बाकी जगह 2 kg, बाकी जगह, और ये स्क्वायर है, मतलब सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आ रहा है स्क्वायर में सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मान लो डिस्टेंस कितना मान ले? 2 मीटर मान ले क्या? तो 2 मीटर मान ले, तो स्क्वायर है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर, वो तुम्हें निकाल कर दिखाना है। वो कितना है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। नेक्स्ट, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबका डिस्टेंस सेम, सेंटर पे निकालना है, वही सेम 5 kg का, और ये सब 4 kg का, 4 4 4। तो क्वेश्चन लिख लो, जब क्वेश्चन हो जाएगा फिर स्लाइड तुम पीछे ये दबा के पीछे कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो पहले। कर ले। चलो जिस पे बताओ, ये कैसे निकालेंगे इसका फोर्स? अच्छा बताओ, फोर्स अट्रैक्टिव है ना? अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा अंदर लगता है, बाहर नहीं लगता है। तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर।
तो ये फोर्स लगेगा इस तरफ, क्या हो जाएगा F इक्वल टू बताना, G लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई किए 20 हो गया, डिस्टेंस क्या उसको 4 किए कितना हो गया 5G, 5G। सिम में कौन सा G लगता है 5G। अच्छा ये फोर्स कहाँ है अंदर की तरफ कितना, F इक्वल टू कितना, यही सेम होगा मेरे ख्याल से 5G होगा क्या 5G। अब दोनों फोर्स जो लगा उसको मान लो F1 नाम की, इसका नाम F2 की है, एंगल कितना है, तो एक नेट फोर्स कितना होगा, कैसे सिखाया था भैया आपको, तो 5G का स्क्वायर प्लस 5G का स्क्वायर प्लस 5G इंटू 5G इंटू cos 90, और cos 90 कितना होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये दो टर्म बचेगा, तो 5G स्क्वायर कितना 25G स्क्वायर, 25G स्क्वायर कितना होगा रूट अंडर 50G स्क्वायर, कितना G स्क्वायर, तो जगह G रूट 50, अब 50 का रूट कितना होता है 5 रूट 2 कितना होता है, तो 2G रूट 5 न्यूटन इज द फाइनल आंसर, नहीं सॉरी 5 उल्टा लिख दिया, 5G रूट 2, 5G रूट 2 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। क्या सबका है इतना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ है ना, तो ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर लगेगा, और इसकी वजह से भी इस तरफ, इसकी वजह से भी यही लगेगा ना, अरे आए बात समझ में। और यहाँ पे कैसे लगेगा, ये फोर्स भी इधर जाएगा, ये फोर्स भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत बात समझे यहाँ पे। तो ये फोर्स अगर तुम चेक करोगे तो ये दो फोर्स का नेट कहाँ जाएगा, अगर फोर्स दोनों नीचे की तरफ है, इन दोनों नेट कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, इन दोनों नेट कहाँ जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा कट के 0, कितना हो जाएगा 0। इस पे देखो इसका नेट फोर्स कहाँ जाएगा इस तरफ, इसका नेट फोर्स कहाँ जाएगा इस तरफ, और इसका नेट कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, बताओ सब बच्चे अच्छे से बोलना। देखो ये और ये इसका नेट कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स कट के कितना हो गया 0। क्लियर आई बात समझ में। नेक्स्ट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किए, 3 दिन ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी ध्यान दो, तो ये मान लो आपका है 12 kg, कितना आपका, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे 4 5 7 8 10 11, घड़ी बन रहा होगा। सेंटर मान लो, सेंटर थोड़ा दूर चला गया हमारा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ये मान लो सेंटर पे कितना 1 kg ले ली, क्या कितना ले 1 kg सेंटर पे ले लिए, और डिस्टेंस कर लेते हैं दोनों का, कितना कर ले बताओ, हाँ 6 मीटर, 6 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 1 मीटर, चलो 1 मीटर कर लेते, आर कितना हो गया रेडियस इसका, रेडियस इज 1 मीटर, तो फाइंड द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ द मास, कितना होगा निकालो। इन दोनों के लिए चेक करो नेट कहां जाएगा, कितना होगा, इन दोनों की वजह से नेट कितना होगा, इन दोनों की वजह से देखो 12 kg वाला ऊपर चला जाएगा, नेट फोर्स कितना ऊपर की तरफ कितना हो गया बताना, G इंटू 12/1 12G, और ऊपर फोर्स कितना हो गया, और नीचे फोर्स कितना हुआ, तो नेट फोर्स कितना हुआ 6G, 6G कहाँ जा रहा है ऊपर,
क्लियर? इन दोनों के लिए बताओ 6G कहाँ आएगा? नीचे 6G। चमका 2 8 के बेस कितना? फिर से 6G। 6G किधर? अरे बोलो की दिक्कत? 3 और 9 की वजह से 6G किधर? लेफ्ट में। 4 और 10 की वजह से 6G और 5 11 की वजह से। और कुछ बचा क्या? है तो बोलो कुछ बचा है तो। क्या हमने सारा ही कर लिया? हाँ पक्का? देखो फिर अब ये बताओ क्या ये एग्जैक्टली बीच में है? कौन सा? ये वाला। ये 6G जो है आपका, बात समझो, ये 12 बज रहा था और यहाँ पे बज रहा था 7 बज रहा था, यहाँ 8 था, यहाँ 9 था, सॉरी 9 था, ये 10 था, 11 था, ये 12 नहीं था ना। देखो 9 पर जो आपका 6G का नेट न्यूटन आ रहा है ना, ये जो 9 पे आ रहा है वो 7 और 11 के बीच में आ रहा है। यस और नो? अच्छा तुमको इतना पता होगा हर किसी में एंगल कितना होता है, बताना एक बार। ये एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है पता ना? तो पूरा आपको घूमना 360 डिग्री। अब 12 सुई ऐसे हैं टोटल आपके, तो 12 इंटू 30 कितना हुआ? 360। क्लियर ना? तो हर किसी का एंगल कितना आपका? 30 डिग्री। कितना आपका है? 30 डिग्री। कितना आपका है? 30 डिग्री। चलिए काम करते हैं। क्या ये अगर देखा जाए 11 बजे वाला और 7 बजने वाला, दो चेक करना, उसके बीच का एंगल कितना हुआ? 30 60 90 120। कितना हुआ? 120। अरे 60 इधर और 60 इधर, कितना हुआ? 120। बताओ तो बच्चे। तो एफ डेट ड्यू टू 11 एंड 7 कितना आंसर होगा बताना? रूट अंडर 6G का स्क्वायर प्लस 6G का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6G इंटू 6G इंटू कॉस कितना है? 120 डिग्री। है ना? आएगा समझ में? आपको ऐसे करके सारा वैल्यू आपको काउंट करना, निकालते जाना है। इन दोनों के वजह से निकालो कहां जाएगा, इन दोनों की वजह से कहां जाएगा, इसकी वजह से कहां जाएगा, फाइनल कहां जाएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। आपको पहले इन दोनों की वजह से निकालना है, फिर इन दोनों की वजह से निकालना है, फिर इन दोनों सबका निकालना है, सबका नेट निकालना है कितना होगा, फिर जाकर आंसर निकालना है। इसको होमवर्क में रखो आप लोग, HW में रखो इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के बारे में देख लो पहले। अर्थ का रेडियस कितना होता है पता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? ठीक है। दूरी कितना है? अगर मान लो बीच का दूरी पता है आपको, मान लो, ठीक है, तो मास पता ही है, रेडियस पता ही है। अब बस ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो रेडियस ऐड कर लो, रेडियस को कर लोगे ना। डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट करते हैं? ऑलवेज फ्रॉम सेंटर से करते हैं हम लोग। तो ये वाला रेडियस ऐड करेंगे और ये वाला रेडियस ऐड करेंगे और बीच का ये पोर्शन ऐड करेंगे, क्या पूरा डिस्टेंस आ जाएगा? वो डिस्टेंस को लिखना है हम लोग को, उसका स्क्वायर करना है और दोनों मास को फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वो जो फोर्स आएगा वो फोर्स अर्थ और मून के बीच का फोर्स है, जिसका अप्रॉक्स आंसर आपका आता है। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको देखो, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा आपको। तो बता दो यहाँ पे क्या है ना, कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा कैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा 10 का पावर -11, 10 का पावर +22, 10 का पावर 24, ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9.1 एग्जाम्पल सॉल्व कर जाओगे आप लोग। एग्जाम्पल 9.1 अभी सॉल्व करो आप लोग एनसीईआरटी का। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना है। लिखो पर लिखो इस चीज को, जितना मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना है और नोट्स अपने वर्ड में लिख के आना है जितना तक मैंने पढ़ाया है। कल का एडमिट कार्ड है क्लास के एंट्री का, नहीं करोगे सीधे बाहर ही नहीं चले जाना, कोई जरूरत नहीं क्लास आने की। जो पढ़ेगा वो टिकेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बाहर टिकेगा, पर टिकेगा सब इधर। ठीक है।